कि नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं। वो 48 मुकदमा लेकर के मुख्यमंत्री बने, हम 100 मुकदमा लेकर के अपराधी हो गए। सत्ता के इशारे पर टट्टू बन करके काम कर रही है। स्वतंत्र करवा दूंगा। एक महिला आई, कॉलर पकड़ी और बोली कि नेहरू तुम तो प्रधानमंत्री बने देश आजाद में, हमें क्या मिला? नेहरू जी ने कहा कि आपको एक आम नागरिक का इतना बड़ा अधिकार मिला कि आप इस देश में एक प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकते हैं। क्या बात। बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने वाले मिश्रा जी, क्यों आपको ऐसा कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी जनता का खून चूसने वाली मच्छर है। डेंगू भी हो जाएगा, मलेरिया भी हो जाएगा, दवाई भी महंगा मिलेगा, कमाई भी नहीं हो रहा है। गुंडा राज जो है वो सपा शासन में था। सुनिए, राजनीतिक विचारधाराओं का एक ऐसा समंदर है अखिलेश यादव, जिसमें तमाम नफरतों की वो चलती जहाजें एक दिन टूट करके डूब जाएंगी और समाजवाद का परचम किनारे तक जाएगा। इस बात को याद रखिए। हम न भाजपा के मिनिस्टरों को देख के बड़ा तरस खाते हैं। क्यों? वो सब बेचारे मंत्री नहीं संतरी के रूप में रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते। यह घोर अन्याय की सरकार है, यह बेहद असंवेदनशील सरकार है, जलील करने वाली सरकार है, ये हमला करने वाली सरकार है। इस सरकार से मुक्ति मिले। मर जा रहे हैं लोग, कफन खरीदने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है, और कुछ तो ऐसे गरीब मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश और ऐसे है ना साहब, पड़ी रह जाती है। दूर दूर करते हैं पुलिस। जाइए इमरजेंसी में तुरंत बेडवा मिल जा रहा है, डॉक्टरवा मिल जा रहा है। पता है कि इस प्रदेश का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जिस दिन शासन सत्ता में आएगा वो खुद ब खुद ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन कदम उठाएगा। कि रामभद्राचार्य जो हैं, हाँ। आपने भी उनके बारे में एक बयान दिया। हाँ दिया। भद्राचार्य हैं। हाँ है। तो क्यों बोल दिया होता है? कहाँ बोल दिया उन्होंने? हमारी जाति कि मैंने ब्राह्मणों में हाँ। उपदिया, दीक्षित, पाठक, चौबे और त्रिगुणाई ब्राह्मण बिहार में नीच और अधम होते हैं। इनके यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए और इनके यहाँ बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। रोजगार के लिए कंपनियों को नहीं खोल रहा, स्टेडियम खोल रहा है। देखो चिड़िया बादाम चाय बेचवाते रह जाओगे। कहाँ हम लोगों से कौन रोजगार दोगे? आइसक्रीम बेचवाओगे, चाहिए बेचवाओगे ना, कि टिकटवा छाप के बांटने लगोगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़स्टार 7 मीडिया के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट जो इस समय चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो या पत्रकारिता का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वायरल हो रहे हैं और अपने बयानों में, अपने स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। नाम है हरीश मिश्रा। बनारस में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस समय चर्चा का विषय है। सो आज हम लोग कई राजनीतिक विषयों पर बात करेंगे। कैसे हैं मिश्रा जी? आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया, और न्यूज़स्टार मीडिया के जो है सभी क्रांतिकारी मेहनत का साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमको अपने इस बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे समय दिया, जगह दी। धन्यवाद। सो मिश्रा जी, हम लोग और जो लोग हैं, आपके जो व्यूअर हैं और हमारे जो व्यूअर हैं, वो कई सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि आपके कई सारे इंटरव्यू मैंने देखे जो पड़े हुए हैं। कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे मीडिया हाउस ने आपके इंटरव्यू लिए हैं, और आप जब बोलते हैं बहुत धाकड़ बोलते हैं। इन सब पे तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग और बाकी के जो लोग हैं, कई सारी जानकारियाँ आपके बारे में निकालना चाहते हैं, वो उनको नहीं मिलती हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जानेंगे कि हरीश मिश्रा जी कौन हैं, जो अचानक इतना सोशल मीडिया और उत्तर प्रदेश में एक सुर्खियों का नाम बन चुके हैं। कौन है हरीश मिश्रा? देखिए, हरीश मिश्रा इस उत्तर प्रदेश के बहन बेटियों की एक छोटी सी आवाज़ है। हरीश मिश्रा इस बेरोजगार उत्तर प्रदेश के नौजवानों की एक आवाज़ है। हरीश मिश्रा सड़क का एक आवाज़ है। हरीश मिश्रा लोहिया जी के विचारों का वह प्रतीक, वह केंद्र बिंदु है, जिसमें लोहिया जी ने कहा था कि सड़कें जब सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो ऐसे हरीश मिश्रा को आप लोक बंधु राजनारायण जी के माटी का एक छोटा सा अंश कह सकते हैं। हरीश मिश्रा को आप अंबेडकर का एक पैरोकार कह सकते हैं। हरीश मिश्रा को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष का एक छोटा सा सिपाही कह सकते हैं। यही है हरीश मिश्रा। कहाँ पढ़ाई की है, राजनीति में कैसे आना हुआ, स्टार्टिंग का थोड़ा बताइए। संघर्ष कहाँ से स्टार्ट हुआ हरीश मिश्रा? संघर्ष तो पंकज भैया 16 साल की उम्र से हो गया। मेरा जो राजनीतिक एंट्री था
वो 17 और 18 साल के बीच में हो गया। कैसे आए क्या? मेरे एक ठो बड़े भैया थे, तो वो राजनीति में थे। तो हम लोग जो है मतलब भाई जो जिसके घर में या जिसके संपर्क में या जिसके मोहल्ले में कोई नेता रहता है तो उसको वो अपने मोहल्ले के छोटे बच्चों को काम देता है। तो कभी पोस्टर चिपका दो, तो पर्चा छाप दो। तो लोक जनशक्ति पार्टी है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी है। तो उसके जिला अध्यक्ष हुआ करते थे राकेश चंद्र शर्मा जी, और बहुत ही रामविलास जी के बहुत ही करीबी नेताओं में से वो गिने जाते थे। तो मैं एक दिन पार्टी का 28 दिसंबर को पार्टी की स्थापना दिवस होती है एलजेपी का। तो ये मैं सन 2002 की बात बता रहा हूँ। 2000 में पार्टी 2002 जी 2002 में मतलब 2000 में पार्टी वो पार्टी लोक जनशक्ति बनी। उससे पहले वो दलित सेना के नाम पर चलती थी। ठीक। तो राकेश चंद्र शर्मा जी जो पार्टी के अध्यक्ष थे, बाद में उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष हुए। तो मैं उनके काफ़ी करीब रहा और उनके वो हमारे फैमिली मेंबर थे। तो उनका पोस्टर वोस्टर चिपकाता था। अच्छा। धीरे धीरे लड़कों में जाके, हाँ, बनारस की गलियों में जाके, फिर धीरे धीरे लड़कों को 16 साल की उम्र में, हाँ 16 और 17 के बीच। 16-17 साल। और मैं 19 साल का था तो उन्होंने अपने पद का जिम्मेदारी मुझे दे दिया था। अच्छा। मेरा राजनीतिक जो शुरुआत था वो एलजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में पर था जो है। और रामविलास पासवान आप अध्यक्ष थे 19 साल की उम्र में। हाँ। और रामविलास जी से जब मैं सबसे पहले दिल्ली में रूबरू हुआ, लोगों ने मिलाया तो उनसे कहा, ओ तरीकी ये तो बाल श्रम में हम लोगों को फंसवा दोगे, इतने छोटे बच्चे को जिलाध्यक्ष बना दिया। अच्छा। तो हमारी जो पार्टी के सीनियर लीडर थे कहे कि बच्चा देखने में है लेकिन ढेर सारा भीड़ उड़ जुटा लेता है, भाषण भी देता है। तो उनके आवास में मैं सबसे कम उम्र का नेता था दिल्ली में। और उन पहली दफ़ा मैं किसी बड़े राजनेता के सामने भाषण दिया। अरे। और मुझे उन्होंने बहुत सम्मान दिया और फिर उसके बाद मैं उस पार्टी में उनके साथ रहा। चूँकि मैं बड़े भैया के पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं छात्र जीवन में भी काम करता था। तो मेरा जो घर है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक कैंपस है। ठीक। बहुत बड़ा माने बनारस का लोकतांत्रिक परिसर है जहाँ छात्र संघ चुनाव होते थे। बीएचयू के बाद वही एक ऐसा परिसर था जो पूर्वांचल के छात्र नेताओं की एक फैक्ट्री कही जाती थी। तब से तक मैं भाई इंटर 11th और 12th में था। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में आने की बारी आई 2003 में, तो उत्तर प्रदेश के सियासत में भी बदलाव होता है और भाजपा की सरकार जाती है और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का सरकार बनता है। छात्र राजनीति बगावती राजनीति होता है। तो छात्र राजनीति में हम लोग 2003 से लेकर के 2007 तक रहे और उसी बीच में हम 2004 में जिला अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं लोक जनशक्ति की। मेरी एक शुरू से विचार रहा पंकज भैया, देखिए हम बहुत ही कॉमन सिविल सोसाइटी से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से। तो चुनौतियां राजनीति के लिए बहुत होती हैं। बिल्कुल, आर्थिक भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी। क्या क्या चुनौतियां रही, थोड़ा डिटेल में बताइए। एकदम फ्री है। चुनौतियां तो ये है कि जैसे ही आपके घर में, आप ही के घर में कोई छोटा बच्चा अगर राजनीति के चक्कर में कहीं दिखा जाएगा या पकड़ा जाएगा या सुना जाएगा तो सबसे पहले आप ही मजाक उड़ाएंगे, देखा है ना नेता बनने लगले। कहे नेता बनबे, नेता बनबे हो? हाँ, नेता बनबे का और नेता बन रहे हो, कुछ नहीं कर सकला बेटा, खाली तू नेता बनबा। हाँ। तो इस तरीके की भावनात्मक प्रहार। उसके बाद एक फिर छात्रों के बीच में जाते थे तो फीस वृद्धि को लेकर के लड़ाइयाँ, तो छात्रों के आंदोलन को देखते देखते छात्रों की भी लड़ाई। तो मैं दोनों छात्र राजनीति और मेन पॉलिटिक्स में दोनों का अनुभव लेते। क्वालिफिकेशन क्या किया आपने मिश्रा जी? हम एमए हैं, पॉलिटिकल साइंस। क्या बात, परास्नातक। ठीक। हाँ, वही ठन तक पढ़ ही पाए, उसके आगे नहीं पढ़ पाए भैया। अच्छा। तो धरना देता रह गए जो है। हाँ। तो बनारस का कोई ऐसा चौराहा नहीं है जो जिससे पुलिस से झड़प ना हुई हो। अच्छा। पुलिस हमको न खींच के बंद की हो, ना पुलिस से हम न लड़े हो। तो सत्ता और विपक्ष की लड़ाई
ठीक, आप जब पुलिस और आम जनता के अधिकार की लड़ाई को हम लोगों ने बनारस के हर चट्टी चौराहों पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया। बोलता बनारस का एक परिचय देने का काम किया। कभी ये नहीं लगा कि सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे। मैं यकीनन बता रहा हूँ। और मैं उस वक्त का भी आपको पेपर कटिंग, देश के बड़े भाई पेपरवा में पंकज जी, तो हम 2003 के तो छपवा नहीं सकते फोटोइया। जब उस वक्त उस समय हम उस जगह पर उतने लोगों के साथ खड़े होके चिल्ला रहे होंगे तबे ना फोटो क्लिक हुआ होगा, तबे ना उस पेपर में छपा होगा। तो मेरा तो सबूत है, आप ले सकते हैं, हम आपको देंगे। हजारों पेपर, लोक जनशक्ति पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी से छात्र आंदोलन में जो है 2007 तक जो है, जब तक सत्य मुलायम सिंह यादव जी का सरकार रहा। तो किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे? मुलायम सिंह जी के खिलाफ? सत्ता के खिलाफ कर रहे थे, मुलायम सिंह जी के खिलाफ। आज भी जो हम पंकज भैया मूवमेंट करते हैं या बयान देते हैं तो सत्ता के खिलाफ देते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। इधर तो व्यक्ति विशेष पे आ जाते हैं आप। नहीं, आपको लगता है? नहीं, सबको लगता है। आप देखिए मोदी जी को कई सारे बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, योगी जी को जैसे में क्या बोल देते हैं, थोड़ा सा हम भी सुने। हमारी देखिए एक बात बताएं, कबीर की धरती है बनारस, निंदक नियर इराक, ये हमारा विरासत। अभी एक स्टेटमेंट था आपका कि योगी जी की तो देखिए हम तो बाल बच्चे वाले लोग हैं, योगी जी का तो कोई है ही नहीं आगे पीछे। तो सत्य ना बात कहे। ये हम ऑथेंटिक और उनके कैरेक्टर का 100% मोहर जब विपक्ष का नेता लगा रहा है, उसमें बड़े नेता हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी स्टेट प्रदेश के सीएम हैं, तो बोलना ठीक है कि मोदी जी के लिए मोदी जी के लिए आप बोल रहे हैं कि मोदी जी जैसे हम नहीं हैं भैया कि शादी कर ली और बीच में ही छोड़ के चले आए, पत्नी जी को छोड़ दिया। है कि नहीं है? हम पंकज भी आपसे दिल पर हाथ पूछ के, नहीं है तो बीच में 2-4 झापड़ मारिए चौराहे पर ले चल के। अगर है तो भाई उसको स्वीकार करिए। और एक बात आपने कहा, देखिए यही लड़ाई तो हमारी चल रही है और हमारी भी सरकार जब आएगी तो हम इस बात को फॉलो करेंगे आम जनता के बीच में। आधार कार्ड और वोटर आईडी आपका भी उतना पावरफुल है जितना मेरा है, उतने अधिकार है आपका भी जितना मेरा है, और उतना अधिकार नरेंद्र मोदी जी का भी और योगी आदित्यनाथ जी का भी है। कोई विशेष पावर नहीं दिया गया है संविधान। ये हिंदुस्तान समता मूलक हिंदुस्तान की पैदाइश है और यही बनाने के लिए तो हम लोग काम कर रहे थे। बराबर मानो एक समान, ना कोई वीआईपी कल्चर। आप ये कह दे रहे हैं बोल देने पर, या जो भी व्यूअर ही कहता है कि अरे ये मिश्रा जी बोल देते हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, तो मैं वो एक घटना आपको इस देश का बताना चाहता हूँ। बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, देश आजाद हुआ था। एक महिला आई, ठीक बात, और उन्होंने कॉलर पकड़ लिया। उस वक्त इतना भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था। कॉलर पकड़ी और बोली कि नेहरू तुम तो प्रधानमंत्री बन गए देश आजाद होने के बाद, हमें क्या मिला? नेहरू जी ने कहा कि आपको एक आम नागरिक का इतना बड़ा अधिकार मिला कि आप इस देश में एक प्राइम मिनिस्टर का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकती हैं। क्या बात है! ये मैं बनावटी नहीं कह रहा हूँ पंकज भैया, यहू पर भी जूता हमको लगा दीजिएगा अगर हम झूठ बोलेंगे। तो जब आप एक बड़े विजन के लिए काम करेंगे तो आपकी बुद्धि बड़ी होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, मानव हैं, जानवर तो है नहीं। आप हमको गरियाएंगे, आपके फॉलोअर, आपके कर्मचारी हमको गरियाएंगे, तो जाहिर सी बात है मानवीय आधार है कि कुछ तो आएगा। न्यूज़स्टर मीडिया को हमारे भी जुबान से निकलेगा कि नहीं, कुछ निकल जाएगा। वार का प्रतिवार, क्रिया की प्रतिक्रिया, अनुलोम का विलोम। किसको फॉलो करते हैं, किसके मतलब उस पे चलते हैं कि ये जो जैसा करेगा उसको वैसा जवाब देना? श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ऐसा कहाँ करते हैं? क्यों नहीं? कई बार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कई बार उनके इंटरव्यू होते हैं, तो कई बार उन पे लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन वो सुन के निकल जाते हैं बड़ा ठंडा सा वो करके। नहीं, आप एक बात बता दें, जब चलते हुए किसी नदी में या समुंदर का पानी ठहरा होता है तो उसको खतरनाक माना जाता है। मानक पढ़े लीजिए। देखिए हम कोई भी बात करेंगे आपसे तो तर्क के आधार पे बात करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग। आप अखिलेश जी को समंदर कह रहे हैं? और क्या, राजनीतिक विचारधाराओं का एक ऐसा समंदर है अखिलेश यादव
जिसमें तमाम नफरतों की वो चलती जहाजें एक दिन टूट करके डूब जाएंगी और समाजवाद का परचम किनारे तक जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ये चलिए आपकी बात सही है कि आपने कहा कि अखिलेश जी समंदर है, बट समंदर को तो पूरे कम से कम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में फैला होना चाहिए। यूपी तक सीमित है। अखिलेश जी यूपी से बाहर सोचते नहीं हैं, जबकि उनके लिए कई सारे फॉलोवर हैं, कई सारे स्टेट हैं। समाजवादी पार्टी देश की किस नंबर पर आती है? अभी तीसरे नंबर पर पार्टी है, बट केवल यूपी में ही है ना। तो एक बात बताइए, आपका समंदर भी कई भागों में बटा, प्रशांत महासागर, तो अभी हम लोग जो है, देखिए भैया, देखिए हम भूगोल के, आप हमारे बातों को काट दीजिए। बात देखिए, हंस के बोलेंगे, मजा लेके बोलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक। क्रोध में बोलेंगे, भड़कवा बन के बोलेंगे तो इरिटेशन होगा। इरिटेशन से खून जलता है। ये भाजपा के लोगों का आदत है। हम लोग समाजवादी लोग हैं। गालियों में भी, जलालतों में भी मुस्कुराहट जो खोज लेता है उसे समाजवादी। इसीलिए बनारस वाले मिश्रा जी सत्ता पक्ष का खून जलाते रहते हैं। नहीं, हम खून नहीं जलाते हैं। स्टेटमेंट दे दे के। हम मच्छर नहीं हैं। मच्छर वो लोग हैं। अच्छा, वो लोग हैं सत्ता पक्ष के लोग। खून चूसता है भाजपा का, बीजेपी के लोग खून चूसते हैं। हाँ, सही बताना पंकज भैया, ये कैसे खून चूसते हैं? बड़ी बात कह रहे हैं आप, खून चूसते हैं कैसे? थोड़ा सा लॉजिक बताइए। इसको छोटी भी आप नहीं कर सकते, मैं बता दे रहा हूँ। बताइए। 14 में भैया 400 रुपया का सिलेंडर था, आज 1100 का कुनवा चुसा रहा है कि नहीं? गलत नहीं कर सकते। हाँ, वो पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सब। तो अभी सरकार किसकी है? अभी सरकार भाजपा की है। ठीक है, केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। तो क्यों जिता रहे हैं? जब इतना खून चूस रहे हैं तो क्यों जिता रहे हैं फिर लोग? कहाँ जिता रहे हैं? जनता ही उनको चुनाव जिता के। अरे मैया रे मैया, अगर ईमानदार थे तो ईवीएम हटा के बैलेटवा से क्यों नहीं? देखो भैया, एक बात बता दे, जो स्वाभिमानी आदमी होगा, जो सत्यवादी आदमी होगा, आपको मालूम है हमारे यहाँ एक घाट है, मृत्युपरांत लोग ले जाते हैं उस घाट पर। इतिहास और पौराणिक कथा है, राजा हरिश्चंद्र जी का वो घाट है। हमारे तमाम साथी बनारस के लोग हों, वो इतने बड़े सत्यवादी थे कि जब उनका सारा राजपाट किन्हीं कारणों के वजह से वो दरिद्रता के कुख में चले गए, तो उनको कल्लू डोम जी के यहाँ चिता जलाने का काम करना पड़ा। और भगवान ने उनके सत्यवादिता का परिचय लेने के लिए कहा कि अब उनके एक स्वांग रचा उन्होंने, सर्प बनकर के उनके छोटे बच्चे को डस लिया और मृत्यु हो गई उनके बच्चे की। राजा थे, रंक हो गए, नौकरी पे चले गए। पंकज जी, उस त्याग और समर्पण का थोड़ा कल्पना कर लीजिएगा, और वो बनारस की मिट्टी है। ये तो मोदी जी से बड़ा त्यागी कौन होगा कि देखिए, तो राजा हरिश्चंद्र को छोड़ के आ गए। सुनिए उसके अगवा का दर्दनाक कहानियां सुनिए। चलिए बताइए। और जब उनकी पत्नी अपने बच्चे का लाश लेकर के उस घाट पे जाती हैं तो कहती हैं, नहीं कर दो, हम यहाँ काम करते हैं। कर लगता है चिता जलाने का। कर मतलब टैक्स। कहा हमारे पास तो कुछ नहीं। कहा ये पल्लू जो है साड़ी का, इसका एक टुकड़ा ही काट के दे दो और जला लो अपने बेटे का। तो इस तरीके की जो जहाँ की सिद्धांत, जहाँ की विचारों, जहाँ की आबो हवा हो, उस विचारधाराओं में पलने बढ़ने वाले लोगों को आप कभी भी सत्यता से दूर नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जनता का खून चूसने वाली मच्छर है, बहुत तगड़ा खून चूसती है। डेंगू भी हो जाएगा, मलेरिया भी हो जाएगा, दवाई भी महंगा मिलेगा, कमाई भी नहीं हो रहा है, पढ़ाई तो मान लीजिए नासा हो गया है, तो मच्छर का काम है। बनारस वाले मिश्रा जी के लिए लोग ऐसा कहते हैं कि पहले जनशक्ति दल में आपने बोला कि उस पार्टी में थे। हाँ। उसके बाद आप कांग्रेस में भी आए। हाँ। नहीं, उसके बाद जो हम लोग भगत सिंह यूथ ब्रिगेड चलाए। हाँ। बनारस का टॉप स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी में भी गए, फिर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, AIM में भी गए, चुनाव लड़े 2022 में। हाँ। तो 23 में अपना दल कमेराबादी से मेयर लड़े। इतना आपको दल क्यों बदलने पड़े जब आपकी विचारधारा एक है? तो क्यों बदलने पड़े? बहुत सही बात है। भाजपा में नहीं गए, इस बात को आपने शायद इसकी क्या जिम्मेदारी? जब 4 पार्टी बदल चुके तो कल के दिन भाजपा में चले जाएंगे, कोई अच्छा ऑफर आएगा? हमारी बतिया सुनिए। ठहरा हुआ जल जो है जहर का काम होता है।
है कि नहीं? जो पानी हमेशा चलता रहता है उसे शुद्धता और स्वच्छता के मानक पे सर्वोच्च माना। राजनीतिक विचारों में से कुछ और बोलते हैं। नहीं साहब, दल देखिए, बदलू भी तर्क बोलते की हैं बात इसको। है। नहीं भाई, आप मुझे नहीं पसंद करेंगे तो दल बदलू कहेंगे, गाड़ी देंगे। हमारे पसंद करने ना पसंद करने आपकी से बात क्या नहीं होता कर है? रहे हैं। हाँ। आप मतलब पूरा वो लोग, हाँ। जो लोग मुझसे हम्म, सवाल करके मुझे जलील करना चाहते। हम्म, मैं आपको नहीं, आप हमारे अच्छे मित्र हैं, इतना खूबसूरत मित्र तो मेरा अभी तक 2 या 4 थे। आज आप मिले, आपको भी बहुत अच्छा, मैंने हमको गर्व है कि पंकज सिंह जी हाँ। हमारे अच्छे मीडिया कर्मी शुक्रिया साथी हैं। शुक्रिया। और इतना खूबसूरत आदमी, अडानी अंबानी का भी मुंह आपके सामने जो है फेल हो जाए। तो भाई नजर उतार लीजिएगा, तरलता, नजर ना लग जाए। तरलता और सरलता हम्म, होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब से तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों के विचारों से टच नहीं होंगे, तब से तक संपूर्ण अनुभव की कमी रहे। हम लोगों के दरवाजों पर गए, लोगों के आंगन में गए, लोगों को गले मिलाए, लोगों से सीखे और फिर चले आए। तो ये घूमते रहना, फक्कड़ बनारसी, अक्खड़ बनारसी, इसका भी तो जिम्मेदारी था। और घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितने वोट मिले थे 2022 में आपको? हमको जो है 2022 में MIM में पूर्वांचल का सबसे ज़्यादा वोट मिला उस पार्टी में, 1600 कुछ, 1645 सबसे ज़्यादा वोट मिला। हाँ, पूर्वांचल के कैंडिडेटों में आप सर्च कर लीजिए, अपने उस पार्टी के सबसे सर्वोच्च में थे। तो आपको IIM क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? इसलिए क्योंकि मैं कांग्रेस में दावेदारी था, मैं कांग्रेस में काम कर रहा था और कांग्रेस में हम सड़क पे लड़ते हैं, हम सवालों पर लड़ते हैं। और हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मजदूर परिवार भी हम ही को कहा जाता है। तो जब हम राजनीतिक मजदूरी करते हैं तो हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए। MLA बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ा गया था। ये इस पूरे पॉलिटिक्स के अंदर, इस पूरे मतलब राजनीतिक परिवेश के अंदर वहाँ हिस्सेदारी की मांग थी। हमने काम किया। किस तरह की हिस्सेदारी? अरे हमने आपका 5 साल झंडा उठाया, चिल्लाया, चुनाव में हमारी पर्टिकुलर कोई कौम, पर्टिकुलर कोई समाज नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात हम कर रहे हैं। सब राजनीतिक दलों में हमारे जैसे तमाम लोग काम करते हैं। उनको हिस्सा चाहिए। ठीक बात। जो झंडावा पोस्टरवा लगा रहा है, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, उसकी मजूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी ठीक चाहिए? बात, बिल्कुल मिलनी चाहिए। नहीं मिला तो जिस कंपनी में नया सैलरी का ऑफर आया चले गए। आपके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहा है, क्या गारंटी है कि वो जीवन पर्यंत आपके यहाँ रहेगा? एम्प्लॉय अलग चीज हो गई, नेता अलग चीज हो गया। नेता अलग चीज नहीं है। नेता भी मजदूर है और राजनीतिक मजदूर नहीं है। नहीं नहीं, आप कैसे नेता मजदूर है? तब तो आप ये कहना चाहते हैं कि नेता मजदूर, नेता तो सबसे बड़ा मजदूर है। नेता की न सैलरी है, सवेरे या 5 बजे उठेगा, राती को 8 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 3 बजे तक वो मजदूरी समाज सेवा कह सकते हैं ना। अरे भैया, समाज सेवा कहाँ है? मतलब आप इस चीज को कह रहे हैं कि जितने नेता होते हैं वो सब अपने लिए होते हैं, मतलब समाज सेवा के लिए नेता में नहीं आते। सामाजिक मजदूर हैं। हाँ, आप हमारी बातों को मजदूर हैं। अच्छा, सामाजिक देखिए तुरंत बात को पलट दिए हैं। चलिए, आप पलटना चाह रहे थे, हाँ। हमने नहीं पलटने दिया। यही बतिया से कुल मिला हमसे झड़ जाते, कहते हमको पलटने नहीं देता। हाँ। देखिए साहब, हाँ। सामाजिक मजदूर को ही सामाजिक सेवक कह सकते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से काम करता है। तो उसको भी तो अपनी अच्छा, जो नेता अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकता, जो नेता अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर सकता, वो समाज के क्या कराएगा? बगावतपन किसे कहते हैं? कि आपके क्रूरता और दमन की नीति के खिलाफ हम अलग से आवाज उठा करके आपका गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो पार्टी में भी गलत अगर होगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? सवालें तो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। सपा कब ज्वाइन किया आपने? यह जब पहली दफा जब जेल गए 2 महीना पहले, हाँ। तो समाजवादी पार्टी के साथियों ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कहा कि नहीं ये अन्याय हुआ, तो मुझे भी ये लगा कि मैं इंडिविजुअल जब लड़ रहा हूँ और जेल जा रहा हूँ, और स्वयं से एक पार्टी थी जो इस दमन और अत्याचार के खिलाफ मेरे साथ जाके खड़ा हुई और मुझे बचा के लाई,
वो समाजवादी पार्टी। जो आपके लिए दौड़ेगा या जो आपके लिए बोलेगा पंकज भैया, उसके लिए जाना उचित है कि अनुचित है, बताइए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक हमारे बात लिए समाजवादी पार्टी के साथियों ने आंदोलन किया बनारस के सड़कों पर, पहली 2 महीना पहले में। फिर माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको बुलाया, फिर साहस दिया, कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को आप आगे बढ़ाइए। क्या बात हुई थी, क्या नहीं, उन्होंने कहा कि आप समाजवादी परिवार के साथी बनिए और समाजवादी पार्टी के विचारधाराओं को आगे ले जाइए। जब मुझे मेरे टीम मेंबर ने मुझे बताया कि आपका इंटरव्यू है, आप आ रहे हैं, तो मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया, गूगल पर डाला, यूट्यूब पे, बाकी जगह जहाँ जहाँ जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से जानकारी मिल सकती थी वहाँ पूछा। तो आपका एक हेडलाइन हमेशा हर वीडियो में आया कि मोदी योगी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने वाले मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी। क्यों आपको ऐसा कहा जाता है कि आप बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, मोदी जी के खिलाफ? ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि पूरे देश में कम से कम ऐसे कुछ नौजवान हैं जो सत्ता के खिलाफ जो है बोलना चाहते हैं और बोलते हैं। आपके क्षेत्र के सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जेपी आंदोलन। कांग्रेस चरम पर थी, जेपी आंदोलन ने बदल दिया देश के पूरे। आपकी क्या विचारधारा है? हमारी विचारधारा विपक्ष की विचारधारा है, सड़क की विचारधारा। क्या आप किस तरह से, आप जब सपा में आए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आप बहुत चर्चा का विषय बन गए हैं, तो आपका क्या प्रमुख विषय हैं, प्रमुख सब्जेक्ट हैं जो आप उसको लेके आप अपनी पार्टी में भी वो रखेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी रखेंगे? क्या विचारधारा रखेंगे? देखिए, विचारधारा क्योंकि आप 4-5 नफरत के खिलाफ हमको काम करना है। किस तरह की नफरत? जातीय नफरत के खिलाफ, धार्मिक नफरत के खिलाफ। जातीय नफरत? हाँ, आप ही की पार्टी तो जाति जनगणना और उस तरह की चीज़ें, उसमें तो बटेगी ना जाति। कैसे बटे? क्यों? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये हिस्सेदारी देने पर काशीराम जी वाली लाइन मान लीजिए, वो हमारे देश के महापुरुष थे। अगर वो ये कह के गए हैं और आज उनकी विचारधारा श्री अखिलेश यादव जी अपने संघर्षों से, अपनी जुबान से, अगर इस देश की सियासत के महाराजाओं को, इस देश के सियासतदारों के दिमाग में इस बात को डाला कि नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, तो ये हमारा और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का राजनीतिक और कूटनीतिक विजय है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या फ़ायदे होंगे इससे? उससे ये होगा कि जो ये प्राइवेटलाइजेशन आप कर रहे हैं, तो वहाँ जो रिजर्वेशन के आधार पर जो मुख्य लोग हैं, जिन्हें फिर से उसी गरीबी के कोख में ढकेला जा रहा है, शायद उनको एक हिस्सेदारी तय होगी, और उनको जब हिस्सेदारी तय होगी तो वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे और नए। आप आरक्षण की बात करें, क्यों नहीं करेंगे? क्यों जरूरी है आरक्षण? क्यों जरूरी है? मेरिट के बेस पे आगे बढ़ना चाहिए ना। क्यों तब लागू कर दिया? इस देश के पूर्वजों ने लागू किया। मैं अपने इस देश के पूर्वजों के किसी भी मुकम्मल डिसीजन को, मिश्रा जी, कई सारे युवाओं के जो पढ़े लिखे हैं, जो पिछड़े से भी आते हैं, अति पिछड़े से भी ESW क्यों दे दिया? ESW क्यों ले लिया जर्नलों ने? विरोध तो उसी समय हो जाना चाहिए था। आपको ESW मिले तब लोकतंत्र की बहाली, पिछड़ों और गरीब और दलितों का रिजर्वेशन खत्म हो, तब जो आरक्षण क्यों चाहिए? ये जो रोटी देने में कोताही करते हो ना पत्रकार भैया, यही हमारी और आपकी लड़ाई है। पूरी रोटी दिया करो, क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी बातों का महत्व हमारे बातों का निरादर है, ये क्यों बर्दाश्त करें? चलिए, आपकी एक बात मैंने मान ली, लोगों ने समझ ली कि नफरत, लेकिन नफरत किस तरह की नफरत? कौन फैला रहा है नफरत? भारतीय जनता पार्टी फैला रही। कैसे? तलवारें लहराई जा रही हैं इस प्रदेश में, देखा होगा आपने। कन्नी सेना की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी की सेना की बात हम कर रहे हैं। कन्नी सेना मुख्यमंत्री जी की सेना है? कैसे? तलवार लहरा करके अदालतों को चुनौती दे दिया, कानून को चुनौती दे दिया, पुलिस को चुनौती दे दिया, और कानून और पुलिस और पूरा मुख्यमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से परिंदे को भी वहां नहीं पकड़ पाई। तो ये किसको है? अगर आपको हमारे बातों से नाराजगी है तो यह लोकतांत्रिक देश है, इस देश में अदालतें हैं, पुलिस है, कानून है। आप जाइए हमारे खिलाफ वहां FIR करा करके मुझे जेलों में डाल करके फांसी पे लटकवा दीजिए। आपने जिस दिन तलवार उठा लिया उसी दिन ये तय हो गया
कि ये किसी मुख्यमंत्री जी के निजी सेना का मामला है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि गुंडा राज जो है वो सपा शासन में था। सपा के गुंडा और तलवार कहीं लहराते हुए बंदूकें चलाते थे, कट्टे असले लेके घूमते थे, अतीक अहमद और जाने क्या क्या बाहुबलियों को पनाह दिया करते थे सपा के लोग। अच्छा, ये योगी भाजपा में आदित्यनाथ नहीं? जी के कह रहे हैं भाजपा में एकदम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, राम उनके राज्य चल रहा जाति है। के उनके जाति के 20 ऐसे माफिया हैं हम्म, जिसमें माननीय हैं उनके। बताइए, कुछ नाम बताइए। ब्रजेश सिंह जी पूर्व एमएलसी थे, हम्म, सुशील सिंह जी हम्म, उन्हीं के भतीजे हैं, विनीत सिंह जी, हम्म, उदयभान सिंह जी हम्म, और प्रतापगढ़ और ये सब के लेकर तो के। ये सपा के शासन से ही है ना, ये तो सपा। तो यानी मेरे के यहाँ का कचड़ा अपने सर पर ताज बनाते हो। स्वीकार, कुछ तो स्वीकार करो भैया। चित भी और पत भी तुम्हारी, ये नहीं हो। मैंने मेरे घर का फेंका गया कूड़ा तुम अपने घर में जो है शोरूम में सजाते हो, यही ना है? क्यों नहीं मारा? क्यों माननीय बने आपके जाति के लोग? बहुत ऐसे नाम है, बता ही दीजिए आप, आज मंच पे खोल ही दीजिए। अरे ना बोली तो दिए। हाँ। अब इसके बाद से जितने जो है उन्हीं के जाति स्वजाति के लोग हैं, गूगल करके पूरा पढ़ लीजिए। नहीं, गूगल हमको अभी कहाँ गूगल, आप बताइए, आप ही। हमने बता दिया इतना हाँ। नाम। इन लोगों का इतिहास आप उठा के देख लीजिएगा। वो बड़े संत व्यवस्था से आते हैं कि माफिया व्यवस्था से आते हैं। उनकी जाति के लोग भगवान हो गए और अन्य आप किस जाति की जाति बात करें? ठाकुर जाति की बात हाँ। करें? क्षत्रिय? वही हैं वो लोग, माननीय हो गए। और उन्हीं के सिमिलर, उन्हीं के विपक्षी के लोग माफिया हो गए, मार भी दिए गए। ब्राह्मणों को भी तो बढ़ावा दिए हैं। किसको? बीजेपी में। कहाँ दिया ब्राह्मण? क्यों? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, उसके पहले डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण चेहरा ही थे। वहाँ एडाग बेसिस वाले ब्राह्मण हैं, परमानेंट नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के अच्छा, एडाग बेसिस के ब्राह्मण। अगर एडाग बेसिस के ब्राह्मण न होते तो भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर बैठते हुए सबसे पहले रद्द किया, तो भगवान परशुराम जी की जयंती का छुट्टी रद्द किया। और अभी 4 दिन पहले इसी लखनऊ के सड़क पर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष को यहीं के पुलिस प्रशासन उसकी शोभा यात्रा पर जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर जलालत किया, उसी में भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर मुख्य अतिथि थे। 2-4 एडाग बेसिस के लोगों का चेहरा लगा करके आप कहें पूरे ब्राह्मणों का हमने उद्धार कर दिया। हम तो आपसे कहना चाहते हैं कि इनके 10 साल के सरकार में अभी भी गांव गिरांव के कुछ ऐसे क्षत्रिय और राजपूत परिवार हैं जो अभी भी वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे। और इनकी क्रूरता का, इनके जल्लादीपन का आने वाले दिनों में उन बेचारों के ऊपर वो गाज बन के गिरेगी। उनका क्या दोष है? ब्रजेश पाठक जी, आप हमारा इतना दलवा बदलने वाला पूछिए। ब्रजेश पाठक जी को तो दलवा बदले ही, थोड़ा सा आप नहीं बताए। नहीं तो अब तो 10 साल से आप 10 साल से ज़्यादा समय से बीजेपी में ही हैं। वहाँ मलाई मिल रहा है इसलिए हैं, नहीं मिलेगा नहीं रहेंगे। नहीं, वो तो बहुत गरज थे हमको, वो मुख्यमंत्री के चेहरे गरज रहे थे पिछले भी, चेहरे के तौर पे जिस देखा पार्टी में थे। हाँ। गरज वो पिछले पार्टी में भी थे। तो मूलतः जो लड़ाई है रोटी बेटी और खेती की है। रोटी मतलब रोजगार, बेटी मतलब बहन बेटियों का आबरू का आप सवाल देख रहे हैं। अब कृपया करके उसको भी मत कह दीजिएगा कि नहीं हो रहा, सब झूठ हो रहा है। नहीं, मैंने मुद्दे उठाए हैं जब भी मुझे पूर्ण उम्मीद है हाँ। कि हमारे इस तरसती आंखों के जो आंसुओं का मूल्य है, जवाब है, वो आप जैसा पत्रकार लेगा इन सरकारों से। हमारे खेत खलियान में मरता हुआ जो वो भूखा किसान है, उसकी रोटी की इबादत, उसका मूल्य तय करेगा तो आप जैसा पत्रकार। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा वीडियो मैंने। हमारे नौजवानों के बीच में जो बेरोजगारी का दंश है और जो फांसी के फंदे पर और जहर खा करके और आत्महत्याओं के दौर में वो गुजर रहे हैं, उस दर्द को, उस चित्कार को, उस आवाज को आप जरूर अपने चैनल पर कहेंगे। और यही अपराध है हमारा। बस मिश्रा जी, जब कोई व्यक्ति नेता नगरी के
उसमें आ जाता है सिचुएशन में, वो अपने आप को नेता मान लेता है, नेता बनाने के रास्ते पर चलने लगता है। तो जिस तरह से आज आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, और हमारे देश के जवानों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बातें तो करते हैं, लेकिन जब जनता उनको माननीय बना देती है तो वो सब बातें भूल जाता है नेता। ठीक है, हमको छोड़ दीजिए। हाँ, हमारे ही हम जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी के पिछले कार्यकाल को आप देख लीजिए। बताइए, आप बताइए। बिटिया को पढ़ने पर 20,000 रुपया का पुरस्कार राशि हाई स्कूल और इंटर पर देने वाला कौन सरकार है? साइकिल कौन दिया बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन? लैपटॉप किसने बांटा? श्री अखिलेश यादव जी ने बांटा। आप पुलिस मुख्यालय की बात अभी कपिल देव जी कह के गए। आपके सामने ये जितने मेट्रोज हैं उत्तर प्रदेश में वो किसने बिछाया? तो हम तो काम करके दिए, बेटियों को दिए सम्मान। खेती किसानी में चोरी नहीं किए। 50 किलो का डाई यूरिया पोटास था पंकज भैया, 50 किलो मिलता था और 350 रुपया के लगभग था, 342 रुपया का। आज 45 किलो की बोरी है और 1130 रुपया का मिल रहा है डाई यूरिया पोटास। हमने चोरी नहीं की, हमने लूट नहीं किया हमारी सरकार ने। तो आप कैसे कर सकते हैं? ये जो आप चरित्र का वर्णन किए हैं कुल भाजपाइयों का किए हैं और भाजपाई सरकार का किए हैं, यही बतिया तो हम कह रहे हैं, तो कुल गरिया रहे। ये एकदम सही बात आपने कहा है। अब वो करेक्टर क्यों आपने कह दिया? क्योंकि वो 10 साल से एक चीज आप खुद भी देखते 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 आपके मन में जहन में वो बैठ गया है। ये सवाल करना आपका लाजमी है। मैं समझ सकता हूँ आपकी मनोदशा। भाजपाइयों ने धोखा दिया, उम्मीदों के साथ खेला। चलिए अखिलेश जी के चरित्र पे आ जाते हैं। कैसे नेता है अखिलेश जी? बहुत अच्छे नेता है, जिसका हाथ पकड़ते हैं कभी छोड़ते नहीं। भाभियों को देखिए। लेकिन प्रदेश की जनता ने उनका हाथ छोड़ दिया। भाई अब सनम में हमारी बेवफा हो गई तो हम क्या करेंगे? जनता बेवफा हो गई। हम आपसे प्यार करते थे, आप हमारा साथ छोड़ दिए। बेवफा कौन कहलाएगा? जनता बेवफा हो गई। अरे बेवफा हो गई तभी नहीं ना हम हार गए। फिर से उसको जब हमारे प्यार का एहसास और मूल्यांकन होगा तो फिर से वो प्यार करेगी और 27 में उस प्यार का इजहार आप देखेंगे। कितने वोटों से, कितनी सीटों से प्रदेश में? 300 से पार रहेंगे समाजवादी पार्टी के लोग। 300 पार रहेंगे? आप ऐसे अचंभित होकर के मत पूछिए, क्योंकि राजनीति और खेल में कब कहाँ क्या हो जाए इसकी गारंटी ना आप ले सकते ना हम ले सकते। 2012 का भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, चौंक जाएंगे आप। 2,000-2,500 में उनके कैंडिडेट सिमटते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, और 2014 में फुल फ्लेज में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सरकार बनती है। तो राजनीति और क्रिकेट या कोई भी खेल में कब कहाँ किस बाल पर कौन सा रन मार देगा कौन प्लेयर, इसकी कोई गारंटी नहीं। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं सोची होगी। आपको अगर 27 में बनारस से मौका मिलता है, सपा आपको चुनाव लड़वाती है, तो आपके बनारस के लिए, बनारस शहर के लिए क्या बड़े मुद्दे होंगे जो जनता के बीच? मॉब लिंचिंग नहीं होगा, मंदिर मस्जिद का मार नहीं करने देंगे। ये जो चट्टी चौराहे पर धर्म के धंधे का दुकान खोल करके और जो है यहाँ खून और कत्लेआम बनाने का जो ये माहौल जो बना दिया जा रहा है, ये माहौल जो बन रहा है ना, वो स्कूल जाने वाले बच्चों के जान के लिए खतरा है। हम अपने ऊपर जुल्म सह लेंगे, लेकिन बच्चों के कैरियर और उनकी जिंदगी को खतरे में हम नहीं डालेंगे। ये एक हर उस सामाजिक परिवार का आदमी। इससे तो विकास नहीं होगा ना। विकास, चलिए ये बहुत अच्छी बात। अरे विकास अभी और सुन, इसका मैं आपका सपोर्ट पंकज भैया, अभी आप पूरी सपोर्ट करेंगे। आप 27 आने दीजिए आप हमको पैसा भी दे देंगे कि लो यार पोस्टर चपकवाओ मिश्रा जी, पहले तुम जीतो। नहीं, हम काहे पैसे देंगे? काहे नहीं देंगे? हम आपके यहाँ आएंगे मांगने की दीजिए 2000 पोस्टर हमको छपवाना है, नहीं देंगे? कैसे मित्र हैं? इतना अभी आपके सुंदरता का वर्णन किए आप, तो यार भाजपा वालों से भी ज्यादा बेवफा निकलेंगे। हम लोग जनता, सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, आप जनता का सवाल उठाते हैं तो हम आपसे सहयोग मांगेंगे तो नहीं देंगे, देना पड़ेगा। आप अगर कोई अपना स्टेटमेंट देंगे, आपकी कवरेज होगी, वो हम कराएंगे।
आपको चुनाव लड़ने ठीक के है लिए भैया, पैसे मत आप- दिया आप अपनी पैसा, पार्टी से न्याय अन्याय का हाँ। मत दिया तू पैसा, हाँ। हम जानत हिला। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल आपने बता ही नहीं तो दिया कि मीडिया हर काहे उत्तर पैसा पर- देगा? मीडिया नहीं, हाँ। हम मीडिया से पैसा मांगने आए थे। हाँ। हम तो आपसे निजी रिश्ता मित्रता के आधार पर मित्रता जोड़ के आए। निभाएंगे, आपकी कवरेज चलाएंगे, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। आपकी बात ठीक है, पूरे मत देश तक- दीजिएगा। पूरे देश आपने तक अपने पहुंच रही जवाब है। से ये बता दिया कि हर उत्तर प्रदेश के हर उस नौकरी करने वाले आम नौजवानों का जेबा खाली है, वो पैसा नहीं दे पाएगा, वो काम करेगा। आपने इस बात को स्वीकार किया और यही बात हम लड़ भी रहे हैं। आप अपने ही से जवाब दिए। आप ठीक है, आपका बहुत जेबा चतुराई खाली से जो है, चलिए। चतुराई नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई है। उसके बाद ठीक। बनारस के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसको डिजिटल विद्यालय बनाएंगे। ठीक, ठीक बात। पढ़ाई जरूरी है, हम्म, और जितने महंगे किताब कापी हैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शिक्षा कानून बना दीजिए कि किताब खरीदने के लिए आम गरीब मजदूर को खर्चा ना लेना पड़े। बिल्कुल सही बात, मैं सपोर्ट करता हूँ। कौन है भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो इस सवाल को कह दे? नहीं कह पाएगा, गुर्दा हिल जाएगा, और जिस दिन कह देगा योगी आदित्यनाथ उसको लात मार करके मंत्रालय से बाहर कर देंगे। शायद यही डर था, इसलिए कोई नहीं कह पा रहा है। अस्पतालों में जाके देखिए, बीएचयू में बहुत ज्यादा नहीं, एक रैंडम चलाइएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं। बिल्कुल चलाएंगे। जाइए इमरजेंसी में, तुरंत बेडवा मिल जा रहा है, डॉक्टरवा मिल जा रहा है। मर जा रहे हैं लोग, कफन खरीदने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। और कुछ तो ऐसे गरीब मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश और ऐसे है ना साहब, पड़ी रह जाती है लाशें, दूर दूर करते हैं पुलिस वाले। उस संकट और उस अपमान का अनुभव किसके पास है? क्यों नहीं जलता है मनवा? खाली कुर्सी हमारा बचा रहे, हमारा जय जयकार होता रहे, मौतों का समंदर बह रहा है पीछे, लेकिन हम जो है तीन चीजें गिना दी आपने। दूसरी तीसर की बतिया एजुकेशन, अरे तीसर की बतिया किसान कोऑपरेटिव जो सेंटरवा बंद हो रहा है, जहां से डाई यूरिया खाद पोटास ये सब मिल करके मिलता है, इसको भी पूरा करना है। चौथी बतिया आरटीआई पर, आरटीआई इस देश का सबसे बड़ा कानून जिस पर पाबंदी लगा दिया गया, जन सूचना अधिकार, आप कभी प्रयोग कर लीजिएगा, लगाइए, आपको सूचना तक नहीं दी जाएगी। उसको 100% लागू कराएंगे। जनता को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 जो दलाली की भेंट चढ़ गई और योजनाओं को फाइल के नीचे लटका दिया गया प्राइवेट स्कूलों के सामने। 25% सीट हर प्राइवेट और बड़े स्कूलों में गरीब गुरबों का हिस्सेदारी होगा, उसमें होना चाहिए। हमारे यहाँ सनबीम स्कूल है। गुरु, आपको हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा वहाँ का सर्चिंग कर लीजिए कि 25% सनबीम स्कूल का भरा गया है कि नहीं भरा गया है। बड़े बड़े स्कूल नहीं भरते हैं। छोटे विद्यालयों में जो खुद अपने आर्थिक संसाधनों को जुटाने में कर्ज लेते हैं, उन्हीं के यहाँ कानून का डंडा चलता है। तो गरीबों पर कानून का डंडा, अमीरों में कानून का जो है सलामी, ये नहीं चलने देंगे बनारस में। चौथी बात, बिटिया जो है बनारस में जिस तरीके का जातिगत आधार पर और धार्मिकगत आधार पर बेटियों के साथ क्रूरता का मानसिकता डेवलप हुआ है, इसको समूल नाश मैं कर दूंगा। पुलिस प्रशासन जो सत्ता के इशारे पर टट्टू बन करके काम कर रही है, स्वतंत्र करवा दूंगा। मेरे भी पार्टी मैं चाहूंगा कि एक बार बनारस की जनता आपको मौका दे, जरूर मौका दे, आपको ताकि मैं आपको दोबारा बुलाऊं जीतने के बाद, और कोई सरकार भी आपकी बन जाए, आपको कोई मंत्रालय भी मिले, और मंत्रालय जब मिल जाए फिर मैं आपको बुलाऊं। तो हमारे मंत्रालय के संबंधित सवालिया पूछेंगे कि पूरे सरकार से तब आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा और हमारे भैया को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। देखिए, बात करिएगा तो पूरा न्याय के साथ करिए। आधा किशमिश किया करके कुल जो है ये काजू का बादाम और ये सब आप रख के कुल का स्वाद लेना चाहेंगे, उसका हिसाब लेंगे। किशमिश खिलाए हैं, किशमिशे का नंद मुआ का बात करेंगे। आप जब कैबिनेट, हमारा जो मंत्रालय रहेगा, आपकी शुभकामनाओं को मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। बाबा विश्वनाथ और माँ सरस्वती करे कि एक बार हमको भी मौका मिल जाए। तो जिस मंत्रालय के आधार के अंतर्गत मैं रहूंगा, उस मंत्रालय के आधार 5 काम तो आप कर ही सकते हैं ना। जब कैबिनेट में होंगे तो अपनी बात रख सकते हैं, बाकी मंत्रियों को हाँ, बतिया तो रखबे करेंगे। बतिया तो सड़किया पे भी रख रहे हैं। सदनवा का मौका मिलेगा, सदनवा में जाके कहेंगे।
अच्छा, आप ये बात बताइए कि बीजेपी जो है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी है, हाँ तो ब्राह्मण जो वोट बैंक है, स्वर्ण वोट बैंक जो है, ब्राह्मण हुआ, ठाकुर हुआ, और भी जो वोट बैंक है, वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और आप बनारस से हैं, बनारस में ब्राह्मण बहुत ज़्यादा संख्या में उनके वोट बैंक हैं, काफ़ी लोग हैं, तो क्या ब्राह्मण वोट बैंक को आप सपा में कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक गणित की बात आप कर रहे हैं। हम राजनीतिक आंदोलन के पैदाइश हैं। ये कोनो सवाल कोनो खूब खुत्तर टाइप के नेता से पूछिएगा, जो बीज गणित लगाता हो, हम गणित वही दे पाएगा। देखो भैया, हम भूख के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी लड़ाई भूख के खिलाफ है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो जो भूखा ब्राह्मण होगा, जो भूखा क्षत्रिय होगा, वो सपोर्ट करेगा, वो निश्चित जाएगा, क्योंकि उसके मुद्दे उसके जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। वहां जाति बिरादरी थोड़ा नहीं देखेगा। जो मलाई खाने का है, जिसको सामंतवादी विचारधारा का पोषण करना है, वो भाजपा के साथ जाएगा। अभी आपने 4-5 जो बड़े मुद्दे गिनाए, ठीक है। अब वहाँ पे जो एमपी हैं, और वही एमपी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है। वीवीआईपी जो आपने बोली कि सीट है, तो प्रधानमंत्री जिस सीट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वहाँ तो ये चीज़ें वैसे ही फुलफिल हो रही होंगी। तो 5 ठो गोद लिए हैं गौवा। एक बार भैया जा करके तैसा मैं चलेंगे आपके साथ जरूर। हम एक हमारे साथ मत जाइए, नहीं तो आपको लोग कहेंगे कि ये भी मिश्रवा का वो हो गया, एजेंट हो गया। तुम क्यों इतने अच्छे आदमी हो, कलंकित मत हो। तुम अपने से भैया जाओ, अपने लोगों को लेके जाओ। गौवा गिरौवा में पूछ लेना, वो 5 ठो गौवा जो लिए थे गोद, उसका क्या हस्र है। गंगा के किनारे 80 के बगल में वो जो नाला बह रहा है गंगा सफाई के लिए, 480,000 तनी कितना कितना करोड़ रुपया मेयर का काम है ना, वहाँ के लोकल पैसा कौन दे रहा है। फोटोया खिंचाएंगे नरेंद्र मोदी जी, या कमुआ का आकलन मूल्यांकन कराएंगे मेयर जी। ये काहे बार बार ऐसा कहते हो पत्रकार? मोदी अखिया हुआ नैनवा दूसर तुम्हारा लग पाए। नहीं, हम तो निष्पक्ष सवाल कर रहे हैं आपसे। अखिया हुआ नैनवा दूसर मत कहिए भैया। अभी मोदी जी ने विकास नहीं किया है बनारस में। नरेंद्र मोदी जी विकास नहीं किया, सिर्फ भौकाल दिया। भारत का नहीं, मुझे लग रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम वहाँ पे बन रहा है। वर्ल्ड का बन गया? भारत का तो बन ही रहा है। भारत का तो सबसे बड़ा स्टेडियम वहाँ पे बन रहा है। नहीं, गलत सूचना फिर देखा। यही भरमा देलन सब भाजपा के लोग तुमके। ऐसे ही आप इसीलिए बुलाए हैं कि अगर जैसे इनको भरमाया गया, इसीलिए आपको बुलाया है। पूरा देशवा भरमा दिया जा रहा है। और इसी के खिलाफ कह रहे हैं कि बहको मत, लहको, यानी लड़ पड़ो, चलो आगे। लहकोगे नहीं, लूटे जाओगे। क मीटर का है वो स्टेडियम वहाँ? जब वो सबसे बड़ा है तो ईडन गार्डन कितना बड़ा है? वो जो सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम गुजरात का था, जिसको अभी जो है जबरदस्ती नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, और इकाना जो हमारे अखिलेश भैया बनाए हैं, वो कितना बड़ा है? वो उसे छोटे ब्यास में है, थोड़ा पता कर लीजिए। नहीं तो अगर स्टेडियम वहाँ पे बनेगा तो वहाँ पे और रोजगार नहीं बढ़ेगा कि मैचेस वगैरह होंगे, आईपीएल के मैचेस होंगे, इंटरनेशनल मैचेस होंगे। तो कुल शहरिया तोड़ करके फुटबॉल वाला भी बना दो, अकेला वो वाला कुल बना दो यार, वो सबको रोजगार मिल जाए। खेलवे से ऐसा तर्क दे रहे हो पत्रकार, क्या हम बोले यार? कोई जवाब नहीं रहोगे आप तुम्हारे बात पे भैया। थोड़ा बनारसी आदमी, रोजगार मिल जाएगा। रोजगार के लिए कंपनियों को नहीं खोल रहा, स्टेडियम खोल रहा है। देखो, चिड़िया बादाम चाहे बेचवाते रह जाओगे। कहाँ हम लोगों से कौन रोजगार दोगे? वहाँ आइसक्रीम बेचवाओगे, चाहिए बेचवाओगे ना, कि टिकटवा छाप के बांटने लगोगे, प्लेयर बन जाओगे। नहीं, वहाँ पे अगर मैचेस वगैरह होंगे तो जीडीपी में भी तो होगा वहाँ पे। अरे गणित बहुत समझा चुके पंकज भैया भाजपा की तरफ से 10 साल से। अगर आप हमारा चैनल पे वॉच आउट करेंगे, जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम सरकार को भी उतना ही घेरते हैं जितना विपक्ष। बाबू मेरे, भैया मेरे, भाई मेरे, आपने कहा जीडीपी बढ़ेगी। आप ये पूछ दीजिए जनता से कि नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं। अच्छा, तीसरी मार्कशीट अभी तक जारी नहीं हुई। इस पे मैं आने वाला था। इस पे दरअसल एक बहुत सिंसियर टॉपिक है कि अगर हम प्रदेश में किसी भी स्टेट में, चाहे किसी की भी सरकार हो, केवल योगी जी की सरकार नहीं, केवल मोदी जी की सरकार नहीं, मंत्री उसी को बनाया जाता है जिसका दबदबा हो, जिसका वोट बैंक हो, जिसको बनाने से। 2 नेता का नाम हम आपके सामने रखना बताइए। इसी प्रदेश के,
और वर्तमान के श्री योगी आदित्यनाथ जी, देखिए हमने श्री लगाया, ठीक है, और श्री अखिलेश यादव जी, इन दोनों के डिग्रियों में कौन पढ़ा लिखा ज्यादा है, किसको चुन ले हम लोग? मानवता के आधार पर, तर्क के आधार पर। साबुनिया जो आता है भैया, उसका जब परचरवा आता है तो रोम रोम से लेकर के एंटी बैक्टीरिया से लेकर परचरवा देता है कि नहीं देता है? मूल्य उसी के आधार पर तय होता है। साबुन हो, तेल हो, खाने वाला दाना हो, पानी हो, दूध हो, दाल हो, सबका प्रोडक्ट आप चुन चुन के लेते हैं, जिंदगी से जुड़ा हुआ। और नेताओं की बात ये आएगी तो आप वहां टाइम फिस हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी में और अखिलेश यादव जी में कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है? कोई शक नहीं है, तो हम अखिलेश जी को चुन रहे हैं, आप उसमें झूठा उजरा रहे हैं हमसे। हम नहीं चुनेंगे योगी आदित्यनाथ को। उनसे कह दो कि अभी जाके पढ़े और अखिलेश यादव जी के बराबर, फिर सोचेंगे। अभी कुर्सी खाली कर दे। नहीं, अभी तो 2 बार मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? अखिलेश जी इतने पढ़े लिखे हैं तो देश की जनता ने, यही तो दुर्भाग्य है। इसी को तो हम जताना चाहते हैं कि पढ़े लिखों को जनता इग्नोर कर रही है, ढोंगियों को, तमाशेबाजों। योगी जी ढोंगी हैं, तमाशेबाज। एक का व्यक्ति के ऊपर मत लीजिए। ढोंग का मतलब का, आप बताइए। ढोंग का मतलब ही कि हम संत हों और हमारी आइडियालॉजी कलम न बन करके बुलडोजर बन गया, ये ढोंग है। नहीं, देखिए योगी जी ने, अब आप कहेंगे कि आप सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। योगी जी और बीजेपी का ये कहना है कि बुलडोजर हम उन पे चलाते हैं जिन्होंने क्राइम किए हैं, क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने फ्रॉड करके किसी का प्रॉपर्टी हड़प के अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, तो उन पे हम बुलडोजर चलाते हैं। कितने मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ जी पर मुख्यमंत्री बनने से पहले? हमारे बाबू ने नहीं लगवाया था, इस प्रदेश की पुलिस ने लगाया था। याद है आपको? नहीं, मुख्यमंत्री मुकदमे तो अभी तो कहे अभी कि बिना मुकदमे के, बिना जेल के नेता कैसे बनबो। आप तो कहे अभी कि बिना मुकदमों के, बिना जेल जाने के मुकदमों कैसे नेता कैसे बनबो। मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ, 48 मुकदमा लेकर। आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भी तो जेल जाके सीएम बने। वो 48 मुकदमा लेकर के मुख्यमंत्री बने, हम 100 मुकदमा लेकर के अपराधी हो गए। केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर जघन्य वो थे। सारे अपराधियों का लिस्टबत है सब, पूरा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। तो उसमें क्या किया जा सकता है? यह घोर अन्याय की सरकार है। जब सरकार आएगी तो यह घोर अन्याय की सरकार है। यह बेहद असंवेदनशील सरकार है। यह बेहद क्रूर सरकार है। यह बेहद ज्यादा जलील करने वाली सरकार है। ये हमला करने वाली सरकार है। इस सरकार से मुक्ति मिले, सभी लोग सुरक्षित रहे। श्री अखिलेश यादव जी, जिंदगी को अगर सुकून से जीना है तो अखिलेश यादव जी जरूरत है। थोड़ा सा कहीं और हम लोग चलते हैं। आप बनारस से आते हैं, ठीक है? बनारस से ही ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इससे पहले हमारे पास अरविंद राजभर जी आए, पॉडकास्ट हुआ उनका। उन्होंने हमसे कहा कि हम पूर्वांचल बनाएंगे और पूर्वांचल का जो कैपिटल होगा वो होगा बनारस, ठीक है? और जब बनारस कैपिटल होगा और वहाँ का मुख्यमंत्री हम बनाएंगे ओपी राजभर को। क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, सपना देखना सबका अधिकार है। उन्नति करने का जो कल्पना है सबका अधिकार है, और ठीक है, देखने दीजिए, अच्छा तो है। हम भी सोचते हैं। आप पहले, इससे पहले उनकी पार्टी ज्वाइन करने का सोच रहे थे? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं था। नहीं था ना, क्योंकि अभी आए थे अरविंद जी। अच्छा, कहे कि हमारे पास आए थे बनारस वाले मिश्रा जी, आपको बड़ा लाड़ दुलार भी करे, लेकिन वो कहे कि हम उनको अपना पार्टी में नहीं जोड़ना चाहेंगे। हम उनके यहाँ जाना ही नहीं चाहेंगे। गजब बात है। हम आपके यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, हम लोगों की बात हो रही है, और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे तो आप कहेंगे कि हरीश मिश्रा आए थे हमारे इन्वेस्टर मीडिया में जो है नौकरी मांगने। ये कह पाएंगे आप? कहेंगे तो आप झूठे और जलील टाइप के आदमी हैं कि नहीं है। वो उस वक्त विपक्ष की धारा थे। हम ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जब वो पीडीए के सवाल पर समाजवादी पार्टी गठबंधन में लड़ते हैं और अवसरवादिता का जब मौका मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं। तो जिसके खिलाफ हम हैं उसके तलवे और उसके घुटने उसके सामने कभी घुटना नहीं टेकेंगे।
जिस विचारधारा के खिलाफ उनसे हैं विरोध में, उनके वैचारिक विरोधी हैं, उनके राजनीतिक विरोधी हैं, उनके व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। ये बात थोड़ा सा समझा दीजिएगा उन लोगों को, बेचारे छोटे बुद्धि के। चलिए, अभी पीडीए का आपने जिक्र किया, पीडीए क्या है? पीडीए पीड़ित दुखी आल जनता। बट अभी फिर विपक्ष में ब्राह्मण चेहरे को नेता विपक्ष बनाए हुए हैं, ब्राह्मण चेहरा ही है, तो लोग इसमें आप कहते हैं ना मिश्रा जी, लोग बात करते हैं कि आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए को जगह कहाँ दिए हैं आप? वहाँ पे जो नेता विपक्ष जो बनाए हुए हैं वो किसी और ब्राह्मण चेहरे को बनाए हुए हैं, तो आपको श्री माता प्रसाद पांडे जी बिल्कुल हैं, तो वो स्वर्ण नहीं हो गए? तो सवर्ण हो गए तो क्या हो गया? क्या पीड़ित दुखी अगड़ा नहीं है? हम पीड़ित दुखी अगड़े नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों पे चढ़ करके हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, मुकदमा करा रहे हैं बोलने पर। हमारा अपराधवा क्या है? ये माने रोजगारवा पे बोल देते हैं, मतारी बहन की गाड़ी नहीं देते हैं, कभी खोज करके बताइएगा। कहते हैं गाड़ी देता है, कौन गाड़ी देते हैं जी? कौन सा गाड़ी देते हैं? अब क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? झूठ बोल करके तुम अफवाह फैलाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कौन बोल रहा था? आप भी इसी तरीके से पूछिएगा कि क्या गलत बोलता है। मतारी बहन का गाड़ी नहीं देता है, अपमानी जलालत नहीं करता, जो हो वही वो कह देता है। और कोनो अपराध है हमारे ऊपर? हमने क्या कहा था? करणी सेना का तो नाम भी हमने नहीं लिया था। जिस चैनल को हमने दिया था उसको आप देख लीजिएगा, हमने पूरे इंटरव्यू में करणी सेना का नाम ही नहीं लिया। हमने कहा कि ये काम अगर किसी भी देश के पिछड़े और दलित सांसदों के ऊपर घर के ऊपर ईटा पत्थर कानून को दरकिनार करके चलाया जा रहा है, तो इस देश में यह काम किसी कुकर्मी सेना का हो सकता है। वो खुद हम कह रहे हैं कुकर्मी, और खुद वो सब अपना ताज उठा के पहन ले कि हमको कहा तो चोर के दाढ़ी में तिनका दौड़ के काहे पहन लिए तुम? क्यों पहन लिए? इस देश में आपको फिर तकलीफ है तो इस देश में अदालतें थी, सरकारें थी। आपत्ति कराओ, संवैधानिक रूप से जेल कराओ, फांसी कराओ। तो मतलब आप 27 में सरकार बनाने वाले हैं और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? निश्चित रूप से 100%, 300 पार। बिहार में कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व होगा। ठीक है, जो आदेश। आपके क्षेत्र के एक और कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर जी, कुछ कहेंगे उनके बारे में? नहीं, हम ना भाजपा के मिनिस्टरों को देख के बड़ा तरस खाते हैं। क्यों? वो सब बेचारे मंत्री नहीं संतरी के रूप में रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते। आप किसी को पैरवी करने के लिए भेजवाइए तो सब कहेंगे अरे यार। कुछ अगर आप किसी टॉपिक पे, क्योंकि अभी उनको भी हम बुलाने वाले हैं, तो कुछ आपके क्षेत्र के नहीं, मेरे स्तर के वो सब नेता नहीं, मेरी उम्मीदें नहीं उन सबों से भैया। उन सबों को भगवान सद्बुद्धि दे, स्वाभिमान जगावे। मंत्री हैं तो मंत्री की तरह कार्य करें। वो खाली आरती ले कर रहे हैं, देखिए आरती अभी एक चीज है मिश्रा जी कि रामभद्राचार्य जो हैं काफी बयान देते हैं और बहुत वायरल होते हैं। आपने भी उनके बारे में एक बयान दिया आचार्य हैं, क्यों बोल दिया होता है? काहे बोल दिया उन्होंने हमारी जाति पर? कि माने ब्राह्मणों में उपदिया, दीक्षित, पाठक, चौबे और त्रिगुणायन ब्राह्मण बेहद नीच और अधम होते हैं। इनके यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए और इनके यहाँ बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहिए। जातिगत आधार पर आप किस जाति के हम नहीं जानते, लेकिन हम बहुत बड़ा तिलक त्रिपुंड लगा करके और आपके जाति के यहाँ पानी और बेटी का रिश्ता न करने के लिए कहा जाए, आपके जाति पर क्या असर जाएगा? क्यों जलील कर रहे हो जाति के नाम पर? क्यों करोगे? और ये देखो भैया, संत हैं, वो संत हैं तो किसी को जलील करते हैं। कुछ लोग आपकी पार्टी के लोग उनको काफी गाली देते हैं, कहते हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता बन जाए संत छोड़ के। हम ही जानते हैं कि विचारों के आधार पर भगवान सजा देता है। भगवान ने ही सजा दे दिया उनको, जब जिस आदमी के पास आंख नहीं है तो वो अंधराचार। अच्छा, वो अंधों के देखो भैया, मैं कोई भी चीज बोलता हूँ बड़ा, वो अंध विद्यालय भी चलाते हैं। अंध विद्यालय चलाते हैं कि नहीं चलाते? बिल्कुल चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। अच्छा, अब संस्कृत भाषा पर आ जाइए। तो जब अंधों के आचार्य को, वो अंधों के आचार्य न हुए, महागुरु हुए तो है, तो अंधराचार्य ही न कहोगे जी, बिल्कुल कि मारने लगोगे। चलिए, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल मन मिजाज। एक सवाल का जवाब देके चले जाइए। हाँ, ठीक है। हरीश मिश्रा जी
ब्राह्मणों का प्रदेश में बड़ा चेहरा बन के आएंगे, इसीलिए आप काफ़ी ट्रेंड में भी हैं, काफ़ी वायरल रहते हैं और ब्राह्मणों के लिए कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि पीडीए में बाकी सब लोग तो उठा रहे हैं लेकिन ब्राह्मणों के लिए थोड़ा सा अभी एक देखिए, हम समाजवादी आदमी हैं, समाजवादी पार्टी के सफाई हैं और समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाना है हमको। तो हमारा जो हम जेल जो गए, इस देश के दलित सांसद के ऊपर जो हमला हुआ उसके विरोध करने में एक ब्राह्मण जेल गया। देखिए, समाजवादी चीज होता है। हाँ, समाजवादी होता क्या है? खाली नाम रख लेने से करेक्टर नहीं बन जाता, साबित करना पड़ता है। तो इस देश में जब एक ब्राह्मण किसी दलित के लिए जेल चला जाएगा, एक दलित किसी ब्राह्मण के लिए लड़ जाएगा, एक पिछड़ा किसी अल्पसंख्यक के लिए और एक पूरा अल्पसंख्यक किसी ब्राह्मण के लिए लड़ जाएगा, तब समाजवाद का परचम लहराएगा। आज हम दलित और पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। हमको लगता है कि इस प्रदेश का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जिस दिन शासन सत्ता में आएगा वो खुद ब खुद ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन कदम उठाएगा। मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, ईमानदारियां दोनों तरफ से होनी चाहिए। हम ईमानदारी से दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहे हैं। मुझे पूर्ण यकीन है सरकार बनने के बाद यही दलित पिछड़ा अगला ब्राह्मणों के लिए लड़े। चले, आपके कॉन्फिडेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे। काफ़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट हुआ और जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंट में मिश्रा जी ने हमको जवाब दिए, उम्मीद है कि जनता के लिए जो उन्होंने बोले वो काम करें और अगली बार जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि एमएलए बनेंगे, एमएलए बनने के बाद मंत्री बनेंगे और मंत्री बनने के बाद फिर हम उनको बुलाएंगे और फिर आपके जो सवाल जो मिश्रा जी ने कहा वो फिर लेंगे। धन्यवाद मिश्रा जी, आप बहुत लेट हो रहे हैं। जी। कुछ कंटेंट अगली बार के लिए बचा के रखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।